आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। आज हम चर्चाएं करेंगे फंक्शंस के बारे में। हमने पिछली कक्षा में चर्चाएं की रिलेशन के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शन एक ही चैप्टर है, लेकिन हमने अलग अलग इसको समझने की कोशिश किया, प्रयास किया और तमाम अवधारणाओं को समझने की प्रयास किया। और इस कक्षा में हम समझेंगे फंक्शंस से जुड़े तमाम तथ्यों को हम जानेंगे। और सबसे पहले हम बातें करेंगे कि यह फंक्शन जो है हम 11th 12th और जे मेंस तक के लेवल को देखेंगे, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा यह आज का यह क्लास है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि फंक्शन किसे कहते हैं। मतलब सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि फंक्शन किसे कहते हैं, मतलब फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, मान लीजिए कोई सेट है, इसमें दे दिया ए बी सी डी और ये ए है, और इसमें दे दिया मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा, मान लीजिए दे दिया गामा, अल्फा बीटा गामा और मान लीजिए ये डाला, ठीक, ऐसे दे दिया। तो हम यह समझेंगे कि फंक्शन आखिर होता क्या है। तो फंक्शन का अर्थ यह है कि मतलब ए का इमेज यूनिक होना चाहिए बी में। मतलब जैसे ही हम फंक्शन की जब चर्चाएं करते हैं, दो सीटों के बीच जब फंक्शन की कल्पनाएं होती है, जब चर्चाएं होती है, मतलब इसका इमेज ए का इसमें यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए बी में। जैसे मान लीजिए कि ए का अगर इमेज अल्फा बीटा है, जैसे ही हम बातें करेंगे ए का इमेज बीटा है, फिर बी का इमेज अल्फा है, तो फिर सी का ये है, फिर डी का ये है, मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब हमें कहने का अर्थ है कि फंक्शन की जब भी चर्चाएं होती है, जब कल्पनाएं होती है, तो सेट दो सीटों के बीच का फंक्शन क्या होना चाहिए। तो जब दो सीटों के बीच की फंक्शन की जब चर्चाएं होती है, कल्पनाएं होती हैं, तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही सीट ए है, तो सीट ए के जो एलिमेंट हैं उनका इमेज बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि फंक्शन के मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक्स बिलोंग टू ए, मतलब जो एलिमेंट ए में है वो मतलब एक्स बिलोंग टू ए, और मान लीजिए वाई बिलोंग टू बी। तो जैसे ही हमें फंक्शन लिखना होगा कि मतलब ये जो एलिमेंट ए में है उसका इमेज यूनिक होगा एलिमेंट बी में। मतलब अगर हमें लिखना होगा तो y इजिकल टू ए ब्रैकेट में एफ एक्स इजिकल टू बी, हम ऐसे लिख सकते हैं। फंक्शन की जब भी चर्चाएं होती हैं तो फंक्शन मतलब सेट वन फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होगा उसका यूनिक इमेज होगा बी में। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि फंक्शन से जुड़े और भी तथ्यों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फंक्शन को हमने पहले समझा कि फंक्शन होता क्या। फंक्शन का मतलब जैसे ही सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए का यूनिक इमेज जब सेट बी में होगा तो वह फंक्शन यूनिक मतलब यूनिक होना चाहिए। और फंक्शन इसके बाद हम बातें करेंगे डोमेन और कोडोमेन की जब चर्चाएं होती है। मान लीजिए सेट ए है, सेट मतलब सेट ए में इमेज है मान लीजिए कि ए बी सी डी, और सेट बी में इमेज है, सेट बी में एलिमेंट है ई एफ जी और एच। जैसे ही हम डोमेन और कोडोमेन मान लीजिए इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है। और मान लीजिए जैसे ही हम डोमेन और कोडोमेन की जब चर्चाएं करते हैं, जो डोमेन और कोडोमेन की जब कल्पनाएं होती है, हम बातें कर रहे हैं डोमेन। जब डोमेन की बातें होती है, डोमेन का मतलब होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट डोमेन होते हैं। मतलब जैसे ही हम डोमेन की जब बातें करते हैं तो ए बी सी और डी ये को डोमेन के अंतर्गत में आते हैं। मतलब पहले हमने समझा फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन मतलब सेट ए का जो इमेज होगा वह बी में यूनिक इमेज होगा। और उसके अंतर्गत हम बातें किए डोमेन के बारे में। तो डोमेन का मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट डोमेन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे कि सेट ए में दे दिया है ए बी सी डी, तो हमने डोमेन लिख दिया है ए बी सी डी। और जैसे ही हम कोडोमेन की बातें करते हैं, कोडोमेन मतलब सेट बी के सभी एलिमेंट कोडोमेन होते हैं। सबसे पहले हम बातें करेंगे फंक्शन, मतलब ए का इमेज अगर यूनिक होगा बी में
तो वो फंक्शन के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही हम डोमेन की बातें करते हैं तो डोमेन के ए के सभी एलिमेंट डोमेन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ABCD है तो यह डोमेन के अंतर्गत में आते हैं, ये चारों एलिमेंट डोमेन है। और उसके बाद जैसे ही हम कोडोमेन की जब कल्पनाएं कर रहे हैं तो कोडोमेन का मतलब यह है कि बी के सभी एलिमेंट कोडोमेन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही बी के कोडोमेन, तो जैसे ही बी के हम जब बातें करते हैं तो जैसे EFG और H ये कोडोमेन के अंतर्गत आते हैं। मतलब डोमेन का अर्थ यह है कि ए के सभी एलिमेंट डोमेन होते हैं और बी के सभी एलिमेंट कोडोमेन होते हैं। अब फिर हम आगे बातें करेंगे रेंज के बारे में। जब भी रेंज की जब चर्चाएं होती है, मतलब रेंज, जैसे ही रेंज की चर्चाएं होती है तो EFG मतलब रेंज जो है सबसे पहले डोमेन, ए के सभी एलिमेंट डोमेन के अंतर्गत में आते हैं और बी के सभी एलिमेंट कोडोमेन के अंतर्गत आते हैं। और रेंज की जब बातें होती है तो रेंज का मतलब यह होता है कि बी के मतलब जो ए के इमेज को हम रेंज के अंतर्गत में लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह डोमेन है, यह सभी एलिमेंट ये कोडोमेन है। जब रेंज की बातें होती हैं, जैसे ए का इमेज ई है और बी का इमेज जी है और सी का इमेज एफ है, तो यह रेंज के अंतर्गत में आते हैं। और मान लीजिए कोडोमेन ये है, तो सबसे पहले हम यह समझना होगा कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, जो कोडोमेन में एलिमेंट होंगे वो अवश्य ही रेंज में होंगे। मतलब जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का। जैसे ही हम बातें करने हैं, सबसे पहले डोमेन को समझेंगे। डोमेन मतलब ए के सभी एलिमेंट डोमेन के अंतर्गत आते हैं। कोडोमेन की जब चर्चाएं होती है तो बी के सभी एलिमेंट कोडोमेन के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही रेंज की जब बातें होती है तो ए के जैसे ही ए का इमेज ई है और बी का इमेज जी है और सी का इमेज एफ है, तो वह रेंज के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही हमने बातें किया कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब जो कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो रेंज में होंगे और जो रेंज में होंगे वो कोडोमेन में अवश्य ही होंगे। और आगे हम बातें करेंगे मतलब रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो हमने पहले यह समझा कि फंक्शन जैसे सेट ए है और सेट बी है तो इसका सेट ए का यूनिक इमेज होगा सेट बी में। और जैसे ही हम बातें करेंगे मतलब रेंज और कोडोमेन, तो डोमेन सेट ए के सभी एलिमेंट डोमेन होते हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट कोडोमेन होते हैं। और जो सेट ए का जो इमेज बी में बना है, तो जैसे ही मान लीजिए ए का इमेज ई है और बी का इमेज जी है, सी का इमेज एफ है, तो यह रेंज के अंतर्गत में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। और आगे हम बातें करेंगे टाइप ऑफ इसके टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में कि आखिर कितने टाइप हो सकते हैं फंक्शन के बारे में। जब भी फंक्शन की चर्चाएं होती है, जो फंक्शन की हम जो कल्पनाएं कर रहे हैं, तो इसको हम सबसे पहले टाइप को समझेंगे। मतलब टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे ही टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन हमें यह पहले समझना होगा। टाइप ऑफ फंक्शन में मतलब कितने प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं और तमाम फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यह बातें करनी है कि सबसे पहला फंक्शन है वन फंक्शन। वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। मतलब वन फंक्शन जब भी जैसे फंक्शन की इंजेक्शन, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। वन फंक्शन इंजेक्शन। सबसे पहले हमने बात है कि टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के कितने प्रकार हो सकते हैं, उसके टाइप कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात है कि वन फंक्शन की। तो वन फंक्शन का मतलब होता है, इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। वन फंक्शन को इंजेक्शन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए है और ये सेट ए है, तो सेट ए में दे दिया ए बी सी और डी एलिमेंट हैं। और यह सेट बी है जिसमें ई एफ जी और एच एलिमेंट हैं। सबसे पहले हम लोग ये वन फंक्शन के अंतर्गत हम बातें करेंगे। मान लीजिए सेट ए है, तो सेट ए में ए बी सी और डी से
एलिमेंट है, और सेट बी में है ई, एफ, जी और एच। तो हमें वन वन फंक्शन का हमें अध्ययन करना, मतलब टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो भी बातें होती है, जो चर्चाएं हो रही हैं, तो हम वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले वन वन फंक्शन मतलब वन वन कहने का अर्थ इसमें ही इसका डिफिनेशन कर दो, जो है कि जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, मतलब एक एलिमेंट का इमेज एक ही होगा। मतलब जैसे ए का इमेज अगर एफ है तो बी का इमेज ई है, बी का इमेज ई है तो सी का इमेज एच है, और जी का इमेज डी का इमेज जी है। मतलब वन वन फंक्शन की जब भी बातें होती हैं, वन वन फंक्शन मतलब एक एलिमेंट के एक ही इमेज होंगे। जैसे हमने फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमने जाना वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन मतलब इंजेक्शन, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन भी कहते हैं, और वन वन फंक्शन के अंतर्गत हम बातें करते हैं। तो वन वन फंक्शन मतलब जैसे ही ये सेट ए है और ये सेट बी है, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट है उनके यूनिक इमेज मतलब एक ही इमेज सेट बी में होंगे। जैसे ही मान लीजिए हमने बात की ए का इमेज एफ है, बी का इमेज ई है, और सी का इमेज एच है, और डी का इमेज जी है। मतलब वन वन फंक्शन में एक एलिमेंट के एक ही इमेज होते हैं। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2 ऑल एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू a। मतलब जैसे ही हम टाइप ऑफ फंक्शन की चर्चाएं जो कल्पनाएं कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने बातें की वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्शन भी बोलते हैं, और इंजेक्शन मतलब वन वन फंक्शन का एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। जैसे ए का इमेज एफ है, बी का इमेज ई है, और सी का इमेज एच है, तो डी का इमेज जी है। तो मतलब सभी एलिमेंट जो है ए का जो यूनिक इमेज इसमें बी में बना है, तो यह वन वन फंक्शन के अंतर्गत में आएंगे। क्योंकि सभी एलिमेंटों को हम जब भी इमेज की जब चर्चाएं कर रहे हैं, तो इसका इमेज भी तो एक ही बना है, इसका इमेज भी एक ही बना है, इसका इमेज भी बी का इमेज एक ही ई बना है, और ए का इमेज एक ही बना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 ऑल एलिमेंट x1 x2 बिलोंग टू a। मतलब जैसे ही हमने फंक्शन की चर्चाएं की और वन वन फंक्शन की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो वन वन फंक्शन को इंजेक्शन भी बोलते हैं। और जैसे ही वन वन मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, और इसको x1 इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग ऑल एलिमेंट x1 x2 बिलोंग टू a। और आगे हम बातें करेंगे कुछ और इसके टाइप के बारे में। जैसे ही हमने दूसरे और अगले क्रम में बातें करेंगे हम वन वन फंक्शन के बाद हम मेनी वन फंक्शन के बारे में चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मेनी वन फंक्शन, दूसरा है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी जैसे सेट ए है, सेट ए में ए बी सी डी, और इसमें ए है ई एफ जी एच। मेनी वन फंक्शन का अर्थ यह है कि एक ही एलिमेंट के दो इमेज हो सकते हैं। मतलब जैसे ही मान लीजिए कि मेनी वन का फंक्शन है, जैसे ए का इमेज ये भी है और सी का इमेज ये भी है, मतलब ए और सी का इमेज एफ है। मतलब मेनी वन फंक्शन मतलब एक एलिमेंट मतलब एक इमेज दो एलिमेंट के हो सकते हैं। जैसे ही हम मेनी वन की जो बातें करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सी है, इसका इमेज ये हो गया और इसका इमेज ये हो गया। मेनी वन की जो बातें होती हैं, मेनी वन मतलब जैसे ए एंड बी, जैसे ये दो है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। हम मेनी वन की जब चर्चाएं कर रहे हैं, तो मेनी वन मतलब एक एलिमेंट के एक ही होंगे, लेकिन इमेज दो एलिमेंट के एक ही हो सकते हैं। जैसे एलिमेंट ए है और एलिमेंट ये सी है, एलिमेंट और सी ए और सी का इमेज तो एक ही बन रहा है। मतलब यह मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। मेनी वन की जब भी चर्चाएं हो रही हैं, मेनी वन मतलब ये दो एलिमेंट की एक इमेज, मतलब मेनी वन एलिमेंट का मतलब मेनी एलिमेंट मतलब अनेकों एलिमेंट की एक ही इमेज जब बन जाए,
मतलब दो से अधिक या दो एलिमेंट का इमेज जब एक बन जाता है तो हम मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे ही हम मेनी वन टाइप ऑफ फंक्शन में हम दूसरे फंक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं। मेनी वन मतलब जब दो एलिमेंट का इमेज एक ही बन जाए, जैसे ही हम बातें कि ए का एलिमेंट एफ है और सी का भी एलिमेंट एफ है, तो यह मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं इसको x1 नॉट इक्वल टू x2 आल एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू ए। मतलब जैसे ही हमने बात है कि x1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू x2, मतलब यह वन वन फंक्शन नहीं है। और वन वन में हमने बात है कि x1 इज इक्वल टू x2 आल एलिमेंट बिलोंग टू x1 x2 बिलोंग्स टू ए। मतलब जैसे ही हमने मेनी वन की बातें की, मतलब दो एलिमेंट के इमेज एक ही हो सकते हैं। जैसे ही हम मेनी वन फंक्शन मतलब एक एलिमेंट के एक ही इमेज, और मेनी वन की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो मेनी वन मतलब एक एलिमेंट का मतलब दो एलिमेंटों का एक ही जब इमेज बन जाए तो हम मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे ए का इमेज एफ बना और सी का भी इमेज एफ बना, तो इसलिए मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। और मेनी वन में हमें यह समझना होगा x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब यह सबसे महत्वपूर्ण यह समझना होगा कि x1 नॉट इक्वल टू x2 आल एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू ए। मतलब जैसे ही वन वन की जब चर्चा होती है, वन वन मतलब ए सेट ए के एलिमेंट जो बी में इमेज होंगे वो यूनिक होंगे, और मेनी वन मतलब दो एलिमेंटों का इमेज एक ही जब बन जाए तो हम मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। और इसके बाद हम बातें करेंगे इनटू फंक्शन। मेनी वन के बाद हम बातें करेंगे इनटू फंक्शंस के बारे में। इनटू फंक्शन तीसरा है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शंस की जब चर्चा कर रहे थे, इनटू फंक्शन सबसे पहले हमने वन वन को समझा, मेनी वन को समझा। इनटू फंक्शन का मतलब यह होता है कि मान लीजिए सेट ए है ये, और इसमें ए बी सी और डी ये चार एलिमेंट है, और यह सेट ए है, और यहाँ पर सेट बी है, मतलब ई एफ जी एंड एच ये एलिमेंट हो गए। और यह हमें इनटू फंक्शन की जब भी बातें होती हैं, इनटू फंक्शन मतलब कि मतलब इसमें एक एलिमेंट ऐसे होंगे जो एक मतलब किसी का भी इमेज नहीं होगा। जैसे ए का इमेज इसमें ए एफ है, बी का इमेज ई है, और डी और सी का इमेज जी है। तो इसमें जो एच बच जा रहा है मतलब एच किसी का भी इमेज नहीं है। जैसे ही हम इनटू फंक्शन की जो बातें कर रहे हैं, इनटू फंक्शन के अंतर्गत हम ऐसे फंक्शंस के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि जो इमेज मतलब ए में जो एलिमेंट है उसका इमेज है ही नहीं बी में, लेकिन बी में वह एलिमेंट है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसे हमने ए का इमेज एफ है और बी का इमेज ई है, लेकिन सी एंड डी का इमेज जी बन रहा है, इसका तो ये तो किसी का इमेज है ही नहीं। तो यह इनटू फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इनटू फंक्शन के अंतर्गत में यह आते हैं मतलब ऐसे एलिमेंट जो किसी का फंक्शन मतलब इमेज है ही नहीं। मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो किसी एलिमेंट का फंक्शन न हो तो वह इनटू फंक्शन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे ए का एलिमेंट एफ है, ए का इमेज एफ है, बी का इमेज ई है, और सी एंड डी का इमेज जी है, तो फिर एच तो किसी का इमेज है ही नहीं। तो एच जब किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है तो वह इनटू फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इनटू फंक्शंस को हमें समझने के लिए सबसे यह महत्वपूर्ण है कि हमने वन वन फंक्शन को पढ़ा। जैसे वन मतलब एलिमेंट अगर सेट ए में जो एलिमेंट है और सेट बी में एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। और मेनी वन का फंक्शन मतलब दो एलिमेंटों का जब एक ही इमेज बन जाए तो वह मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं।
और जैसे ही हम दोनों बातों को समझ लिए तो हमें इनटू फंक्शन को समझना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इनटू फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन, ऐसा एलिमेंट जो किसी का इमेज नहीं हो। मतलब जैसे ए का इमेज एफ है और बी का इमेज ई है और सी एंड डी का इमेज एफ है, लेकिन एच तो किसी का इमेज है ही नहीं। तो एच जब किसी का इमेज नहीं है तो वह इनटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और इनटू फंक्शन को हमने समझना है, तो अब अनटू फंक्शन को हम बातें करेंगे। अनटू फंक्शंस को अब चौथा है मेरा हम लोगों का अनटू फंक्शंस। अनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन में हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे हमने समझा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन मतलब जो इमेज ए में जो एलिमेंट है उसका इमेज बी में बन रहा है, लेकिन जो एलिमेंट जो बी में, एक ऐसा एलिमेंट जो बच जा रहा है जो किसी का इमेज है ही नहीं, जो इमेज नहीं है किसी का, वह इनटू फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। और जैसे ही हम अनटू फंक्शन की बातें करते हैं, मान लीजिए सेट ए है ये, और सेट ए के अंतर्गत में आए हैं ए, सेट ए में ए बी सी और डी, और सेट बी में है ई एफ जी एंड एच, और यह सेट ए है और सेट बी है। हम अनटू फंक्शन की जो बातें कर रहे हैं, अनटू फंक्शन का मतलब यही, इनटू फंक्शन का मतलब यह है कि ये जैसे ही इमेज ये है तो यह किसी का जब इमेज कोई एलिमेंट न हो तो वह इनटू फंक्शन के अंतर्गत में आते हैं। अनटू फंक्शन मतलब जैसे सभी का इमेज बनता हो, जैसे इसका इससे सी का इमेज डी और डी का इमेज है, तो ये अनटू फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। मतलब सभी एलिमेंट ए में जो एलिमेंट है उसका एलिमेंट जब बी में बन जाए, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट न बचे जिसका कोई इमेज ही नहीं हो, तो वह अनटू फंक्शन के अंतर्गत में आते हैं। और अनटू फंक्शन में सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, अनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन मतलब सेट ए में जो एलिमेंट है, जैसे ए बी सी एंड डी आई एफ जी एच एलिमेंट है, तो अनटू फंक्शन मतलब सभी ए के सभी एलिमेंटों का इमेज बी में होना चाहिए। जैसे सेट ए का इमेज एफ में है, बी का इमेज ई में है और सी का इमेज जी में है और डी का इमेज जब एच में है, तो ये सभी ए के सभी एलिमेंटों का इमेज तो बन रहा है, तो इसलिए यह अनटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। अनटू फंक्शंस का मतलब यह है कि ए के सभी एलिमेंटों का इमेज बी में होना चाहिए। मतलब इनटू फंक्शन मतलब ऐसा एलिमेंट कोई बच जाए जो किसी का एलिमेंट है ही नहीं, तो वह इनटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। जैसे हम अनटू और इनटू को समझ लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शंस को हमने समझ लिया। इनटू फंक्शन मतलब जैसे ए बी सी एंड डी, और ये है ई एफ जी एंड एच, और ये है और बी है। जैसे ही हमने बातें मान लीजिए ये है और ये ऐसे है, तो ये किसी का इमेज है ही नहीं, तो ये इनटू फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। और सभी एलिमेंटों का जब इमेज बन जाए तो वह अनटू फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब जैसे ही कोई एलिमेंट बच जाए और किसी का इमेज ना हो तो इनटू फंक्शन, और सभी का इमेज बन जाए तो वह अनटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और उसके बाद हम बातें करेंगे अगले, मतलब मेनी वन। जैसे ही हमने मेनी वन की चर्चा की तो वन वन अनटू को समझेंगे। वन वन अनटू, वन वन अनटू की जो बातें होती है, वन वन अनटू फंक्शंस, वन वन अनटू फंक्शंस। वन वन अनटू फंक्शंस का मतलब यह होता है कि जैसे ही सेट ए है, ये सेट ए में ए बी सी डी, और सेट बी में है ई एफ जी एंड एच। हम यहाँ पर वन वन अनटू फंक्शन की जो बातें कर रहे हैं, तो वन वन अनटू फंक्शन का मतलब यह है कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में है, तो इसका इमेज ये है और इसका बी का इमेज ये है, सी का इमेज एच है, तो डी का इमेज जी है।
मतलब जैसे ही हमने वन वन अनटू फंक्शन की जब हम बातें कर रहे हैं, वन वन अनटू फंक्शन के अंतर्गत में ए का इमेज जब एफ है तो बी का इमेज ई है, और सी का इमेज एच है तो डी का इमेज जी है। मतलब सभी एलिमेंटों का वन वन इमेज बन रहा है, लेकिन कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बच जा रहा है जिसका कोई इमेज है ही नहीं। मतलब यह वन वन अनटू भी जब भी चर्चाएँ हो रही हैं, वन वन अनटू के अंतर्गत हमें यह अध्ययन करना है कि वन वन मतलब सभी एलिमेंटों का इमेज एक ही हो और सभी एलिमेंटों का इमेज बने। मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे तो ए का इमेज बी है, एफ है, बी का इमेज ई है, सी का इमेज एच है तो डी का इमेज एच है। मतलब सभी एलिमेंटों का जब इमेज बन जाए तो वह वन वन अनटू के अंतर्गत में आते हैं। वन वन अनटू को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन अनटू को बाइजेक्टिव वन वन अनटू मतलब सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंटों का इमेज सेट बी में होंगे, लेकिन वन वन होंगे। मतलब वन वन अनटू फंक्शन की जब भी हम चर्चाएं कर रहे हैं तो वन वन मतलब ए का इमेज एफ है, बी का इमेज ई है, सी का इमेज एच है तो डी का इमेज जी है। मतलब सभी एलिमेंटों का इमेज यूनिक बन रहा है। मतलब एक ही इमेज जब बने तो वो वन वन फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो सब हमने आगे बातें हम आगे अब इसी क्रम में हम आगे बातें करेंगे। हमें यह समझना होगा जैसे ही हमने बातें की वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन। और अनडू फंक्शन को वन फंक्शन को हम इंजेक्शन बोलते हैं। मतलब वन वन फंक्शन अगर आ जाए या इंजेक्शन भी फंक्शन इसको बोल सकते हैं। अनटू फंक्शन को इसको सरजेक्शन भी बोल देते हैं, सरजेक्शन। मतलब वन वन फंक्शन को इंजेक्शन भी कहा जाता है, अनटू फंक्शन को सरजेक्शन भी कहा जाता है। और जैसे ही वन वन अनटू की जो बातें होती है, वन वन अनटू का मतलब यह है, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब जैसे ही हमने वन वन को इंजेक्शन भी बोलते हैं, वन टू को सरजेक्शन बोलते हैं, और वन वन अनटू को बाइजेक्टिव फंक्शन के अंतर्गत भी हम अध्ययन करते हैं। मतलब जैसे ही हमें बातें हो कि वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन के जगह पर हम इंजेक्शन भी लिख सकते हैं, और अनटू फंक्शन के जगह पर सरजेक्शन लिख सकते हैं, वन वन अनटू की जगह पर हम बाइजेक्टिव भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे ही हमने बातें की टाइप ऑफ फंक्शन, तो टाइप ऑफ फंक्शन में हमने वन वन फंक्शन को पढ़ा। मतलब वन वन फंक्शन को इंजेक्शन बोल सकते हैं, अनटू को सरजेक्शन बोल सकते हैं, और वन वन अनटू की जब चर्चाएं हो रही हैं, वन वन अनटू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे वन वन इंजेक्शन अनटू सरजेक्शन, वन वन अनटू तो बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद हम बातें करेंगे वन वन इनटू फंक्शन के बारे में। वन वन अनटू को हमने समझा। वन वन अनटू का मतलब यह है कि जैसे ही सेट ए है, बी सी एंड डी, और ये है ई एफ जी एंड एच, और ये सेट ए है और सेट बी है, तो वन वन अनटू का मतलब ए का इमेज अगर एफ है तो बी का इमेज ई है, तो सी का ए जी तो ये डी का एच। मतलब वन वन अनटू मतलब कोई भी एलिमेंट बी में ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी एलिमेंट का इमेज न हो। मतलब सभी एलिमेंटों का ए के सभी एलिमेंटों का इमेज बी में अवश्य ही होना चाहिए। तो अभी यह वन वन अनटू के अंतर्गत में आते हैं। वन वन अनटू को हमने बाइजेक्टिव भी कहते हैं, वन वन अनटू को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद हम बातें करेंगे वन वन इंटू फंक्शंस के बारे में। वन वन इंटू फंक्शंस, वन वन इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में हम बात करेंगे। मान लीजिए वन वन इंटू फंक्शन, पहले हमें इंटू को समझना होगा। इंटू का मतलब सेट ए है ये, और यह सेट बी है, और सेट में है ए बी सी एंड डी, ई एफ जी एंड एच। तो
तो हमें वन वन इंटू को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंटू फंक्शन क्या है। तो हमने बताया कि वो इंटू फंक्शन का मतलब इसका इमेज ये है, तो बी का इमेज जी है, तो सी का इमेज और सी एंड डी का इमेज जी है, और बी का इमेज एच है, एफ है, मतलब बी का इमेज जी है, सी एंड डी का इमेज एफ है, और ए का इमेज ई है। तो एच तो किसी का इमेज है ही नहीं। जब एच किसी का इमेज, जो एलिमेंट बी में ऐसे एलिमेंट बच जाए जो किसी का इमेज न हो, तो वह हम इंटू फंक्शंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मतलब इंटू फंक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। इंटू फंक्शंस का मतलब यह होता है कि ऐसा एलिमेंट बी में हो जो किसी का इमेज न हो। जब ऐसा जो एलिमेंट बी में ऐसे एलिमेंट होंगे जो किसी एलिमेंट का इमेज अगर नहीं है, तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और इंटू फंक्शन मतलब ए का इमेज अगर ई है तो बी का इमेज जी है, सी एंड डी का इमेज एफ है, तो एच तो बच जा रहा है। तो जैसे ही एच बच जा रहा है तो वो इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। मतलब जो एच है वो इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में हम एच को अध्ययन करेंगे। और जैसे ही हम वन वन इंटू फंक्शंस की जो बातें करेंगे, तो मान लीजिए कि सेट ए है और ये सेट बी है, और सेट ए में सेट ए है और ये सेट बी है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। जैसे ही हमने बातें की मतलब सेट ए एंड सेट बी की, सेट ए एंड सेट बी, तो हमने इंटू फंक्शंस के बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त की। तो इंटू फंक्शंस आगे होता क्या है, तो सेट ए में है ए बी सी डी और सेट बी में है ई एफ जी एच। जैसे ही हमने बातें की तो वन वन इंटू फंक्शन मतलब इसका इमेज अगर ए का इमेज एफ है तो बी का इमेज ई है। मतलब ए का इमेज अगर एफ है तो बी का इमेज ई है, और सी का इमेज जी है, और डी का इमेज भी जी है। मतलब वन वन इंटू फंक्शन जो की वन वन इंटू फंक्शंस की जब हमें बातें होती है, वन वन इंटू फंक्शन को सबसे पहले समझने के लिए हमें यह जरूरी है, वन वन इंटू फंक्शंस की जब चर्चा होती है मतलब बी में ऐसा एलिमेंट बच जाए जो किसी एलिमेंट का इमेज है ही नहीं। मतलब जैसे ही हमने बातें की वन वन को समझने के लिए, जैसे ए है और यह बी है, ए बी सी तीन एलिमेंट दे दिया, और इसमें ई डी ई एफ जी, इसमें चार एलिमेंट, जैसे वन वन इसका एलिमेंट ये और इसका एलिमेंट ये और इसका एलिमेंट, और यह जी जो बच रहा है वो तो किसी का इमेज है ही नहीं। तो वन वन इंटू हमने इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में हमने यह बातें की कि ऐसा एलिमेंट बी में बच जाए जो किसी एलिमेंट ए का इमेज है ही नहीं। जो किसी एलिमेंट का इमेज न हो एच, तो वह इमेज मतलब इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। जैसे ही हमने इंटू फंक्शंस के बाद, जैसे ए का इमेज ई है तो बी का इमेज जी है, सी का एंड डी का इमेज एफ है, तो एच तो किसी का इमेज है ही नहीं। तो एच जब किसी का इमेज नहीं बन रहा है तो इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। उसी प्रकार हमें वन वन इंटू फंक्शंस को समझने के लिए हमें यह जरूरी है, जैसे ए बी सी तीन एलिमेंट है और डी ई एफ जी एच है, तो हमें यह समझना होगा कि ए का इमेज ई है और बी का इमेज डी है और सी का इमेज एफ है। तो जी तो किसी का इमेज है ही नहीं। जब जी किसी का इमेज नहीं है तो वह इंटू फंक्शन वन वन इंटू फंक्शन, वन मतलब वन वन, तो यहाँ तक तो हम वन वन कह सकते हैं। ये वन वन फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं, क्योंकि वन जैसे ए का इमेज ई है तो बी का इमेज डी है और सी का इमेज एफ है, तो यह वन वन फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही हमने इसको मतलब ये ऐसे हटा दिया, ये सब वन वन इंटू फंक्शंस की जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे ए बी सी एंड सी और इधर है डी डी ई एफ जी। तो जैसे ही मान लीजिए इसका एलिमेंट इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, तो जी तो किसी का इमेज है ही नहीं। मतलब ऐसा एलिमेंट बी में बच जाए जो किसी एलिमेंट का इमेज न हो, तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने इसको ढक लिया तो यह वन वन फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। जैसे ए का इमेज डी है तो बी का इमेज एफ है, तो सी का इमेज ई है, और जैसे ही हमने इसको हटाया तो जी एक एलिमेंट बच जा रहा है,
मतलब जो एलिमेंट बी में जो बच जा रहा है वह 1 1 इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आ जाते हैं। तो यह 1 1 तो यहाँ तक है ही, और जो बच जा रहा है वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 1 फंक्शन मतलब जैसे ही 1 1 की बात है मतलब ए बी सी, यहाँ पर डी ई एफ, और ये एलिमेंट ई सेट ए है सेट बी है, तो इसका इमेज जैसे, और जैसे ही हमने बातें की 1 1 फंक्शन मतलब ए का इमेज अगर ई है तो बी का इमेज डी है, सी का इमेज एफ है, आई इंटू फंक्शन की जो हम चर्चा कर रहे हैं मतलब ए का फंक्शन ई है तो बी का फंक्शन जी है, तो सी एंड डी का फंक्शन एफ है, तो जो एलिमेंट एच बच जा रहा है उसी को तो हम इंटू फंक्शन बोल रहे हैं। तो इंटू फंक्शन जब ये है और ये 1 1 फंक्शन है, तो जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे मतलब दोनों को जैसे ही हम एक सेट में जब लाएंगे मतलब एक स्थान पर जब इसको यहाँ पर ला रहे हैं तो यह 1 1 इंटू फंक्शन बन जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इंटू फंक्शन 1 1 इंटू फंक्शन को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो 1 1 मतलब सेट ए का एलिमेंट जो है जो इस सेट बी में एलिमेंट एक ही इमेज बनाए, मतलब जैसे सेट ए का इमेज जो है सेट बी में एक ही इमेज जब बनाए तो वह 1 1 फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही हमने इंटू फंक्शंस के बारे में बातें की, इंटू फंक्शन ए का इमेज ई है तो बी का इमेज जी है, तो सी एंड डी का इमेज एफ है, तो एच तो किसी का इमेज है ही नहीं, जब एच किसी का इमेज नहीं है तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। मतलब जैसे ही एलिमेंट कोई बच जाए तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं, और जैसे ही हम दोनों को जब एक सेट में ला देते हैं और यह बन जाता है ऐसे फंक्शंस, तो यह एच जो जी यहाँ पर बच जा रहा है वही तो फंक्शन ये 1 1 इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और इसके बाद हम बातें करेंगे अगले, जैसे मेनी वन जब हमने 1 1 फंक्शन को समझा, 1 1 onto फंक्शन को समझा, तो मेनी वन onto फंक्शन को समझेंगे अब इसके बारे में। मेनी वन onto फंक्शन, मेनी वन onto फंक्शंस का मतलब यह है कि जैसे ही मेनी वन की जब चर्चा होती है मतलब मेनी वन, सबसे पहले हम बातें करेंगे मेनी वन के बारे में। मेनी वन क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए सेट ए है तो ए बी सी, और सेट बी है मतलब ई डी ई एफ, तो जैसे इसका इमेज भी बन जा रहा है इसका इमेज, तो यह इमेज जो बच रहा है वह इंटू के अंतर्गत में आएंगे। मतलब जैसे ही हमने बातें की मेनी वन को समझने के लिए, तो यहाँ पर ये नहीं समझेंगे, मान लीजिए ये नहीं है, तो मेनी वन को जैसे ही हम बातें करेंगे तो ये बी एंड सी का इमेज जब एफ बन जा रहा है तो ये मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। हमने 1 2 फंक्शंस के बारे में जानना है, तो 1 2 फंक्शंस का मतलब यह है सेट ए है ये और सेट बी है, और ये मेनी वन के अंतर्गत में मेनी वन। जैसे ही हमने बातें की मेनी वन onto फंक्शंस की जो बातें हो रही है, onto फंक्शन जैसे ए बी सी डी ई एफ, जैसे ही माने जैसे ए onto फंक्शंस के अंतर्गत में यह बातें हो रही हैं कि सभी एलिमेंटों को onto को हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं, मतलब ए के सभी एलिमेंटों का इमेज बी में हो और कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा एलिमेंट न हो बी में जिसका कोई इमेज न हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम 1 2 फंक्शन कहते हैं। मेनी वन मतलब दो एलिमेंटों का जब एक ही इमेज बन जाए तो वो मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे ही हमें समझना होगा सबसे पहले onto फंक्शन मतलब सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में यूनिक इमेज बनाएंगे, और सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका कोई इमेज ना हो, मतलब सभी ए के सभी एलिमेंटों का इमेज बी में होगा, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंटों का जब इमेज बी में होगा तो वह onto फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और मेनी वन की जब हम बातें कर रहे हैं तो मेनी वन का मतलब यह है कि सेट ए का जो एलिमेंट है जैसे बी एंड सी का एलिमेंट, बी एंड सी का इमेज जब दो एलिमेंटों का जब इमेज एक ही बन जाए, मतलब ये सेट ए के दो एलिमेंटों का इमेज जब एक ही बन जाए
तो हम मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे मेनी वन ऑनटू फंक्शंस के बारे में। तो मेनी वन ऑनटू फंक्शन को हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और इसमें ए बी सी एंड डी दे दिया है। मेनी वन ऑनटू फंक्शन इसमें दे दिया है ई एफ और यह जी। तो मेनी वन ऑनटू फंक्शंस की जो भी हम चर्चाएं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसका इमेज ये डी एफ बन गया और बी का इमेज जी बन गया और जी और सी एंड डी का इमेज जी बन गया। तो मेनी वन ऑनटू फंक्शंस की जब हम बातें कर रहे हैं, ऑनटू फंक्शंस का मतलब अर्थ यह है कि सेट ए है ये और सेट बी है। ऑनटू फंक्शंस की जब हम बातें कर रहे हैं मतलब सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जो किसी का इमेज न हो। मतलब सभी एलिमेंटों का इमेज, अगर किसी भी एलिमेंट ऐसा न बचे जिसका एलिमेंट बी में अगर बच जाए, मतलब सभी एलिमेंटों का जब इमेज बी में हो तो वह ऑनटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही हमने मेनी वन ऑनटू फंक्शंस की जब हम चर्चाएं हो रही है, जो मेनी वन ऑनटू फंक्शंस की जब कल्पनाएं होती है, जब चर्चाएं हो रही हैं, तो मेनी वन ऑनटू फंक्शंस के बारे में हम यह अध्ययन करते हैं कि ए बी सी डी ये एलिमेंट है सेट ए का और ई एफ जी से एलिमेंट है सेट बी का। तो जैसे ही हमने ए का इमेज एफ है तो बी का इमेज ई है, लेकिन सी एंड डी का इमेज जी है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि दो एलिमेंट सी एंड डी ऐसे हैं जिनका इमेज तो एक ही बन रहा है। तो जब दो एलिमेंट सेट ए के जब दो एलिमेंटों का इमेज एक ही बन जाए, मतलब जैसे ही हमने वन वन की बातें की, मेनी वन, जैसे ही मेनी वन तो यहाँ पर मेनी वन ऑनटू मतलब बी सेट बी के ऐसे एलिमेंट कोई न हो जो किसी एलिमेंट का इमेज न हो। मतलब और सभी एलिमेंटों का इमेज होना चाहिए। ऑनटू फंक्शंस के अंतर्गत में हमने अध्ययन किया है कि सेट बी में ऐसे एलिमेंटों की संख्या, ऐसे एलिमेंट जो होना चाहिए जिसका किसी न किसी प्रकार से कोई इमेज हो, मतलब किसी न किसी एलिमेंट का वह इमेज हो, तो अभी वह ऑनटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही हमने मेनी वन ऑनटू फंक्शंस की जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो मेनी वन ऑनटू फंक्शंस का मतलब यह है कि दो एलिमेंटों का एक ही इमेज बने। लेकिन जब दो मेनी वन ऑनटू फंक्शंस की जो हम बातें कर रहे हैं तो दो एलिमेंटों का इमेज एक ही बन जा रहा है, लेकिन वह ऑनटू फंक्शंस का मतलब ऐसा एलिमेंट सेट बी में नहीं बच रहा है जिसका कोई इमेज नहीं बन पा रहा है। मतलब सभी एलिमेंटों का इमेज ई का इमेज मतलब बी का इमेज ई है, तो ए का इमेज एफ है, तो सी एंड डी का इमेज तो जी है। तो जब दो एलिमेंटों का इमेज एक ही बन जाए और बी से बी में ऐसे एलिमेंट न हो जिसका कोई इमेज न बना हो, तो वह सेट बी है, मतलब वह मेनी वन फंक्शन, मेनी वन ऑनटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और उसके बाद में बात हम करेंगे मेनी वन इंटू फंक्शंस के बारे में। मेनी वन इंटू फंक्शंस की जैसे ही चर्चाएं होती है, मेनी वन इंटू फंक्शंस, मेनी वन इंटू फंक्शंस, मेनी वन इंटू फंक्शंस की जो भी चर्चाएं होती है, जब मेनी वन इंटू फंक्शंस की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो मेनी वन इंटू फंक्शंस के बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंटू फंक्शंस के बारे में। और जैसे ही हम मेनी वन और इंटू फंक्शंस को एक ही क्रम में लाएंगे, मतलब एक ही साथ उसके समागम के साथ समागम में करेंगे, तो वह मेनी वन इंटू फंक्शंस बन जाएंगे। जैसे ही हमने इंटू फंक्शंस की कल्पनाएं कर रहे हैं, तो इंटू फंक्शंस होता क्या है, जैसे सेट ए है ये और सेट बी है ये, इसमें ए बी सी एंड डी, इसमें ई एफ जी एच और मान लीजिए जी, और ये है एच और आई। जैसे ही हमने बातें की, मतलब मेनी वन फंक्शन इंटू मेनी वन इंटू फंक्शंस की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, मेनी वन इंटू फंक्शंस की जब चर्चाएं हो रही है, मतलब मेनी वन इंटू फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इंटू फंक्शंस के बारे में। तो इंटू फंक्शंस आखिर होते क्या है,
इंटू फंक्शंस मतलब ऐसे सेट ए के ऐसे सभी एलिमेंट, जैसे ए का इमेज अगर एफ है तो बी का इमेज ई है, तो सी का इमेज जी है, तो डी का इमेज भी एच है। मतलब इंटू फंक्शंस को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें यह बात को जानना होगा कि बी में सेट बी में ऐसे एलिमेंट जो बच जाए जिसका कोई इमेज, मतलब किसी का इमेज अगर सेट बी में अगर ऐसा एलिमेंट बच जाए जो किसी का इमेज है ही नहीं, मतलब सेट बी में जो एलिमेंट आई मौजूद है, जो आई यहाँ पर मौजूद है, इसका तो ये तो किसी का इमेज नहीं है ही नहीं। जब यह किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। इंटू फंक्शंस की जो ऐसे ही हमने बातें की, इंटू फंक्शंस की जैसे ही हमने चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे ए का इमेज अगर इफ बन जा रहा है तो बी का इमेज भी तो ई बन रहा है, बी का इमेज ई, और सी का इमेज जी, तो डी का इमेज एच। लेकिन आई ऐसा एलिमेंट बच जा रहा है जो किसी का इमेज है ही नहीं, मतलब आई किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही हमने मेनी वन की जो बातें की, मेनी वन हमें दोनों फंक्शंस को बारे में जानना होगा, तो मेनी वन फंक्शन, मेनी वन जैसे ही सेट ए है ये और सेट बी है ये ए एंड बी, और ये दोनों सेट है जैसे ए बी सी एंड डी, ई एफ जी एंड एच। जैसे ही हमने मेनी वन की बातें की, मतलब मान लीजिए इसमें सेट इतना ही है, तो जैसे ही हमने मेनी वन को समझने के लिए बातें की, तो मेनी वन का मतलब जैसे ही ए का इमेज अगर ई है तो बी एंड सी का इमेज और ये इसका इमेज। मेनी वन का मतलब यह है कि दो एलिमेंटों का जब इमेज एक ही बन जाए, मतलब इंटू फंक्शंस का मतलब बी में ऐसा एक ऐसा एलिमेंट जो किसी का इमेज है ही नहीं, तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही हमने मेनी वन की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो मेनी वन में मतलब सेट ए का इमेज बी में बने, लेकिन दो एलिमेंटों का जब इमेज बन जाए, मतलब सी बी एंड सी का इमेज तो एक ही बन जा रहा है एफ, जब दो एलिमेंटों का इमेज जब एक ही बन जाए, मतलब जो जैसे बी एंड सी का इमेज जैसे ही एफ बन जा रहा है, तो वह मेनी वन के अंतर्गत में आ जा रहा है। इंटू फंक्शंस का मतलब सेट बी में ऐसे एलिमेंट जो किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही हमने बात की मेनी वन इंटू फंक्शंस को जैसे ही हमें ऐड करेंगे, मेनी वन और इंटू फंक्शंस को जैसे ही हम मिलाएंगे, तो मेनी वन इंटू फंक्शंस का मतलब यह है कि जैसे ही हमने मेनी वन इंटू फंक्शंस को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जैसे ही सेट ए है ये मेनी वन इंटू फंक्शन मतलब ऐसा एलिमेंट ए का ए बी का जो किसी का इमेज है ही नहीं, जब किसी का इमेज एलिमेंट कोई नहीं है तो हम मेनी वन इंटू के अंतर्गत ही आते हैं। आज जैसे ही हमने मेनी वन की जब बातें की, तो मेनी वन मतलब दो एलिमेंटों का जब एक ही इमेज बन जाए तो हम मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए है तो ए बी एंड सी, यहाँ पर डी एंड ई। जब मेनी वन इंटू फंक्शंस की हम चर्चाएं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए डी ई एफ दे दिए यहाँ पर, जैसे ही हमने मेनी वन इंटू फंक्शंस की चर्चाएं कर रहे हैं, तो इसमें एक ऐसा इमेज बचेगा जो किसी एलिमेंट का इमेज है ही नहीं, मतलब ऐसी एलिमेंट, इसमें एक ऐसा एलिमेंट बच जाएगा जो किसी एलिमेंट मतलब ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। मतलब ऐसा एलिमेंट जैसे ए का इमेज अगर बी है तो बी एंड अगर सी का इमेज ई है, जैसे ही हमने बातें की मतलब मेनी वन फंक्शंस की जो भी मेनी वन इंटू फंक्शंस की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो ए का इमेज अगर डी है तो बी एंड सी का इमेज ई है, लेकिन तो एफ तो किसी का इमेज है ही नहीं। जब एफ किसी का इमेज नहीं है तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं, और यह दो एलिमेंटों का जब इमेज एक ही बन जा रहा है तो यह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब जैसे ही हमने मेनी वन इंटू फंक्शंस की जो हम चर्चाएं कर रहे हैं,
मेनी वन इंटू फंक्शंस की जब हम बातें कर रहे हैं तो मेनी वन इंटू फंक्शंस का अंतर्गत मतलब ए का इमेज अगर डी है तो बी एंड सी का इमेज अगर ई बन रहा है, मतलब जब दो एलिमेंटों का इमेज एक ही बने तो वह मेनी वन के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे ही हमने एफ की बातें की तो एफ एक ऐसा एलिमेंट बच जा रहा है जो किसी का एलिमेंट है ही नहीं। जैसे ही एफ मतलब एफ किसी का एलिमेंट नहीं है तो वह इंटू फंक्शंस के अंतर्गत में आते हैं। तो सबसे पहले हमने बातें की मेनी वन इंटू फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमने बातें की मेनी वन मतलब ए बी एंड सी का तो इमेज ई बन जा रहा है, लेकिन एफ किसी का इमेज नहीं, एफ किसी का इमेज नहीं है तो वह मेनी वन इंटू फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर मेनी वन भी है और यहाँ पर इंटू है तो इसलिए इसको मेनी वन इंटू फंक्शंस के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। और आगे हम बातें करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन के हमने तमाम प्रयोग थी, इसके भागों को समझा, इसके टाइप्स को समझा और अब हम बातें करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस की जैसे ही हमने चर्चाएं कर रहे हैं मतलब फंक्शंस की प्रॉपर्टीजों को हमें अध्ययन करना, मतलब फंक्शन के कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमने बातें की आज की क्लास में हमने बातें की फंक्शन मतलब सेट ए का इमेज अगर सेट ए के जो एलिमेंट है इसका यूनिक एलिमेंट अगर बी में बने तो वह फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए अगर सेट ए है ये और सेट बी है ये ए बी सी एंड डी ई एफ और सेट ए है और सेट बी है। मान लीजिएगा अगर इसका भी इमेज ये बन जा रहा है और इसका भी इमेज ये बन जा रहा है तो अब ये फंक्शंस नहीं है। मतलब हमें यह समझना होगा कि फंक्शंस आगे होता क्या है। जैसे ही हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस के बारे में सबसे पहले हमें यह बातें की कि जैसे ही सेट ए के जब दो इमेज बन जाए तो वो फंक्शंस नहीं है, मतलब यह फंक्शंस नहीं है, यह फंक्शंस नहीं है। मतलब यह बातें हमें समझना, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस की हम बातें कर रहे हैं कि फंक्शंस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। मतलब जैसे ए सेट ए में जो एलिमेंट है और सेट बी में जो एलिमेंट है, ए का इमेज दो इमेज नहीं हो सकते हैं, मतलब ए का इमेज ए नहीं हो सकता और ई एफ नहीं, मतलब एक सेट ए के अगर एक एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज बी में होना चाहिए, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दो इमेज बन जा रहा है, मतलब ए का इमेज ई है और एफ भी है। तो हमें यह समझना होगा कि एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। और जैसे ही हमने बात है कि मान लीजिए सेट ए है ये ए और सेट बी, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ और सेट ए है। मतलब हमें यह समझना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस के अंतर्गत हमें यह जानना होगा कि फंक्शंस मतलब जैसे ही ए है और इसका इमेज मान लीजिए ए का इमेज अगर ई भी है और एफ भी है, मतलब एक सेट ए के एलिमेंट जो है वो यूनिक इमेज ही होंगे बी में, मतलब सेट ए के जो इमेज सेट ए में जो एलिमेंट होंगे उसका यूनिक मतलब एक ही इमेज होगा बी में। लेकिन यहाँ पर तो दो इमेजों की हम कल्पना चर्चाएं हो रही हैं, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट ए है उसका इमेज भी ई है, इसका भी इमेज मतलब ए का इमेज दो बन जा रहा है, मतलब ई भी बन जा रहा है और एक भी बन जा रहा है। इसलिए यह ऐसा मतलब हम इसे सेट के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं, मतलब यह एक प्रकार से यह फंक्शंस नहीं है, मतलब दो सेटों के बीच यह फंक्शंस नहीं है, यह फंक्शंस के अंतर्गत में नहीं आएंगे क्योंकि दो जैसे ही सेट ए के जो एलिमेंट है वो यूनिक इमेज बनाएंगे बी में, लेकिन यहाँ पर तो दो एलिमेंट दो इमेज बना दे रहा है, ए का इमेज ई भी है और ए का इमेज एफ भी है, तो यह फंक्शंस नहीं है।
जैसे ही हमने फंक्शंस को पहचानने की जो बातें आती हैं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे हमारे 11th 12 के टर्म 1 टर्म 2 और बोर्ड के परीक्षाओं में जब इस तरह से प्रश्न आते हैं कि अब फंक्शंस है कि नहीं है, तो जैसे ही सेट ए का जो एलिमेंट है अगर 2 इमेज बना रहा है तो वह सेट मतलब फंक्शंस के अंतर्गत हमें उसे अध्ययन नहीं करेंगे। मान लीजिए सेट ए है और सेट ए का इमेज ई भी है और सेट ए का इमेज एफ है, तो यह से अंतर्गत यह फंक्शंस के अंतर्गत नहीं है, मतलब इसे हम फंक्शंस के अंतर्गत में अध्ययन नहीं कर पाएंगे, मतलब यह फंक्शन नहीं। जैसे ही हमने बातें कि मान लीजिए सेट ए है ये और बी एंड सी का इमेज एफ बन जाए, तो यह फंक्शंस है, मतलब यह फंक्शन है लेकिन यह फंक्शन नहीं है, क्योंकि यह 2 एलिमेंटों का इमेज मतलब इसका इमेज तो ई है तो यह तो बी यूनिक इमेज एक ही इमेज बना रहा है अपना। मतलब हमें यह बातें समझनी होगी प्रॉपर्टीज में कि जैसे ही हमने से यह फंक्शंस को पहचानने की जो बातें आएंगी कि फंक्शन है कि नहीं है, तो फंक्शंस को पहचानने से पहले सबसे पहले यह जानना होगा कि जैसे ही सेट ए है, सेट ए में जो एलिमेंट है कोई भी, मान लीजिए सेट ए में ए एलिमेंट है तो उसका इमेज एक ही होगा, मतलब वह यूनिक इमेज ही बनाएगा। और जैसे ही हमने बात है कि मतलब इसका इमेज अगर ऐसे है तो सेट ए में जो एलिमेंट है और कोई एलिमेंट है उसका इमेज यूनिक होगा, मतलब एक ही इमेज होगा। लेकिन यहाँ पर सेट ए है जो यह 2 इमेज बना दे रहा है, सेट ए का इमेज मतलब ए सेट ए के अंतर्गत में ए का इमेज ई भी है और एफ भी है, तो यह एक ही एलिमेंट के जब 2 इमेज बन जाए तो वह फंक्शंस के अंतर्गत नहीं आते हैं। और जैसे ही हमने आगे बातें कि ए का इमेज अगर डी है तो बी एंड सी का इमेज तो ई है, मतलब 2, जैसे ही हमने बातें तो बी का एलिमेंट तो ई तो एक ही तो है, बी का एलिमेंट ई केवल है और सी का भी तो इमेज एक ही है, ई है। माने हमें यह समझना जरूरी है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, लेकिन यह 2 एलिमेंटों का इमेज हो सकता है, मतलब 2 एलिमेंटों का जब इमेज यह हो सकता है ई, लेकिन यहाँ पर सेट ए के जो एलिमेंट है उनका इमेज केवल एक होना चाहिए। जैसे ही हमने बात है कि मतलब बी का इमेज केवल ही ई ही होना चाहिए और सी का इमेज भी ई होना चाहिए, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट हैं सेट बी में उनका इमेज एक ही होना चाहिए, तभी वह सेट के अंतर्गत मतलब फंक्शंस के अंतर्गत ही हमें अध्ययन करेंगे, नहीं तो वो फंक्शंस नहीं है। और जैसे ही हमने यहाँ पर बातें की थी सेट ए में जो ए एलिमेंट है इसके 2 इमेज बन जा रहा है, मतलब इमेज ओनली यूनिक इमेज बनना चाहिए, मतलब जो सेट ए का यूनिक इमेज बी में बनना चाहिए, मतलब सेट ए यूनिक इमेज बी में बनना चाहिए, यूनिक इमेज इन बी सेट बी। जैसे हमने बातें की मतलब सेट यूनिक इमेज की जो बातें कर रहे हैं तो सेट ए में इमेज है ए बी सी और सेट बी में है डी ई एफ। तो जैसे ही हमने सेट ए की बातें की तो सेट ए में जो इमेज है उसका यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए, और सेट बी ए एंड सेट बी की जब यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं तो सेट बी में जो एलिमेंट है ई बी है और सी है, तो इसका इमेज तो केवल एक ही है ई है, बी का इमेज केवल एक होना चाहिए और यहाँ पर भी सी का भी इमेज तो ई होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, लेकिन यह इमेज कितने भी एलिमेंट का हो सकता है, मतलब ये कितने एलिमेंट का हो सकता है इस पर यह फंक्शंस नहीं है डिपेंड करता है, डिपेंड कर रहा है कि जो सेट ए में जो एलिमेंट है उसका इमेज एक ही होना चाहिए। और इसी प्रॉपर्टी में हम आगे अध्ययन करेंगे, बातें करेंगे। मान लीजिए सेट ए में अगर n एलिमेंट है, सेट ए में अगर n एलिमेंट है, सेट ए में n एलिमेंट और सेट बी में m एलिमेंट है, तो मैपिंग हमें जब बनाना होगा ए टू बी का मतलब मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी जब हमें मैपिंग बनाना होगा, मतलब मैप जब बनाना होगा ए से बी के बीच में
ये तो हमें कितने मैप बन सकते हैं, मतलब ए में जब n एलिमेंट हो और बी में m एलिमेंट हो तो मैपिंग फ्रॉम द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी की जब हम बातें करेंगे कि कितने मैप बन सकते हैं, मतलब कितने मैपों की कल्पनाएं कर सकते हैं, तो m की पावर n जैसे ही हमने बातें की तो m में अगर सेट a में n एलिमेंट है और सेट b में अगर m एलिमेंट है तो मैप बताना है कि मैपिंग फ्रॉम e टू नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम e टू b, नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम e टू b मतलब कितने नंबर हो सकते हैं, मतलब मैपिंगों का नंबर कितने हो सकते हैं, तो m की पावर n। मतलब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जैसे ही सेट, मान लीजिए सेट ए में n एलिमेंट है और सेट बी में m एलिमेंट है और नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी मतलब ए से बी में कितने मैपिंग हम इमेज बना सकते हैं, मतलब मैप बना सकते हैं, तो m की पावर n। मान लीजिए कि इसमें 2 दे दिया, इसमें एलिमेंटों की संख्या 2 दे दिया और इसमें दे दिया 2, तो हम मैप की जब भी बातें करेंगे मतलब नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी मतलब कितने नंबर बना सकते हैं, मैपिंग मतलब कितने मैपिंग हम कर सकते हैं, तो 2 की पावर 2 मतलब हम 4 मैपिंग बना सकते हैं, 4 इसका मैप बना सकते हैं, मतलब इसके 4 हम डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ही हमने बातें की तो ए में अगर n एलिमेंट है और बी में m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी मतलब ए से बी में मैपिंगों का जब नंबर की कल्पनाएं होंगी, जब चर्चाएं हो रही होंगी तो m की पावर n मतलब ए में अगर n एलिमेंट है बी में n एलिमेंट है और नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी मतलब उसके मैप को हमें मैपों का नंबरों की जब कल्पनाएं कर रहे हैं कि कितने नंबर हो सकते हैं मैपों के, उन दो सीटों के बीच कितने नंबरों की हम कल्पनाएं कर सकते हैं, तो m की पावर n हम नंबर मतलब मैप बना सकते हैं। मतलब और इसके आगे हम बातें करेंगे, मान लीजिए a एंड b हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब a एंड b में a एंड b हैव n equal number of element n equal number of element मतलब a एंड b में जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n हो, n मतलब दोनों नंबरों में मतलब a एंड b है n इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब दोनों में n ही एलिमेंट हो, मतलब दोनों मिलाकर a में भी n एलिमेंट है और b में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए कि a इजिकल टू n और b इजिकल टू n मतलब a में भी n एलिमेंट है और b में भी एलिमेंट है मतलब इक्वल एलिमेंट है। मतलब एलिमेंटों की जब भी बातें करेंगे तो सेट a में भी एक एलिमेंट है और सेट में b में भी एक एलिमेंट है। मतलब जैसे ही हमने बातें की सेट ए एंड सेट बी तो सेट ए में भी n एलिमेंट है और सेट बी में भी n एलिमेंट है, लेकिन यह इक्वल एलिमेंट है, मतलब एलिमेंटों की संख्या जब इक्वल हो तो हम नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि ए में अगर n एलिमेंट है और b में भी n एलिमेंट है मतलब इक्वल जब एलिमेंट होंगे ए एंड b में जब इक्वल एलिमेंटों की संख्या जब इक्वल होंगी तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी मतलब उसमें कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस हो सकते हैं, तो हम n फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल हो सकते हैं। जैसे ही हमने बातें की अगर a एंड b में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो मतलब a इजिकल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको a इजिकल टू b इजिकल टू n मतलब a एंड b में जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या जब इक्वल हो तो हम नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी मतलब कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं, मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन
वन ऑन टू फंक्शन को तो ही हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शंस मतलब जैसे ही हमने बाइजेक्टिव, जैसे हमने बातें कि ए एंड बी में जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे ए में भी एन एलिमेंट, बी ए में भी एन एलिमेंट और बी में भी एन एलिमेंट, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और बाइजेक्टिव फंक्शनों का जब नंबर हमें मालूम करना हो, जब फाइंड करना हो, तो ए एंड बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी तो एन फैक्टोरियल, और हम बाइजेक्टिव फंक्शन को वन ऑन टू फंक्शंस भी कहते हैं। वन ऑन टू फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन मान लीजिए, अगर ए में एलिमेंट दे दिया ए इजिकल टू बी इजिकल टू 2, मान लीजिए 3 दे दिया, मतलब ए एंड बी में 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, अगर तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस जैसे ही हमें मालूम करना था 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 2 इंटू 1 यानी 6 हमें नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 6 होंगे। जैसे हमने बातें की कि अगर ए में एन एलिमेंट है और बी में भी एन एलिमेंट है, और दोनों ए एंड बी में इक्वल जो भी एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो बाइजेक्टिव फंक्शंस को हम वन ऑन टू फंक्शंस भी कहते हैं। और जैसे ही वन ऑन टू फंक्शंस को बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब हमें यह समझना कि ए इजिकल टू ए, मतलब ए एंड बी में 3 एलिमेंट हैं, मतलब ए में भी 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस जैसे ही हमें मालूम करना है तो 3 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा। और इसके बाद हम बातें करेंगे, मान लीजिए कि अगर यह नंबर इक्वल ना हो तो हम क्या होगा, मतलब ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए नॉट इक्वल टू एन और बी नॉट इक्वल टू एन, मतलब दोनों जैसे ही ए एंड बी में जो एलिमेंट होंगे वो नॉट इक्वल टू एन, मतलब बराबर नहीं होंगे, मतलब ए एंड बी नॉट इक्वल टू एन, मतलब जो ए एंड बी में जो एलिमेंटों की संख्या है वो बराबर नहीं है। मतलब ए में अगर 3, मतलब ए एंड बी में एलिमेंटों की संख्या हमें यह है वो बराबर नहीं है, मतलब एन नहीं है, इक्वल नहीं है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस की जैसे ही हमें बातें करनी हूँ, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस मतलब 0 होंगे। जैसे हमने बातें की कि ए एंड बी में जब एलिमेंटों की संख्या इक्वल ना हो, मतलब नॉट इक्वल टू एन, मतलब ए में जो एलिमेंट हैं वो अलग होंगे और बी में एलिमेंटों की संख्या अलग होगी, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शंस को हम वन ऑन टू फंक्शंस भी बोलते हैं। वन ऑन टू फंक्शंस की चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं इसी कक्षा में। तो वन ऑन टू फंक्शंस मतलब ए एंड बी में जब एलिमेंटों की संख्या इक्वल न हो तब हम नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी जैसे ही हम निकालेंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0, मतलब वह 0 के बराबर होगा। मतलब ए एंड बी में जब एलिमेंटों का संख्या इक्वल नहीं होगा तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0, मतलब ए एंड बी में जो एलिमेंट होंगे अगर इक्वल किसी प्रकार से अगर इक्वल नहीं हो पाते हैं तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब वन ऑन टू फंक्शंस की जब हम चर्चाएँ करेंगे, वन ऑन टू फंक्शंस को जब हम काउंट करेंगे तो वन ऑन टू फंक्शन मतलब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0 होंगे, मतलब वन ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने बातें की ए एंड बी, तो मतलब अगर हमने ए एंड बी अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमें मालूम करना, वन ऑन टू फंक्शंस नहीं, हम आगे बातें करेंगे कि ए एंड बी में अगर एलिमेंटों की संख्या इक्वल हो, जैसे हमारी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एन, अगर दोनों नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या ए इज इक्वल टू एन है और बी इज इक्वल टू भी एन है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की केवल हम बातें करेंगे, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम
ए टू बी, जैसे ही नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी की बात करें तो 2 के पावर n-2, जैसे हमने बातें की कि ए एंड बी में जब एलिमेंटों की संख्या जब इक्वल हो, मतलब ए एंड बी में ए में भी n एलिमेंट हो और बी में भी n एलिमेंट हो, तो नंबर आप केवल ऑनटो फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी निकालना होगा, तो 2 के पावर n-2 लिखेंगे। मान लीजिए कि ए में भी n एलिमेंट है और बी में भी n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस की जैसे ही हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस मतलब 2 के पावर n-2, तो ए में भी n एलिमेंट है और बी में भी n एलिमेंट है, तो ए इजिकल टू एन एंड बी इजिकल टू एन। तो जैसे मान लीजिए कि ए इजिकल टू बी इजिकल टू अगर 2 दे दिया तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस हो जाएगा 2 के पावर 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 2 यानी 2 ऑनटो फंक्शंस की जैसे ही हमने बातें की ए एंड बी में जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या हो जाए तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, तो 2 के पावर n-2 मतलब ए एंड बी में जब इक्वल एलिमेंट हो जाए तो 2 के पावर n-2। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।